नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जो खबर मैं आपको बताऊंगा वो आपको डरा सकती है, वो आपको खौफजदा कर सकती है। ये खबर चीन की एक बड़ी साजिश के बारे में है। ये खबर चीन के हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में है। चीन की एक बड़ी साइबर कंपनी जेनहुआ हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रभावी, सबसे ताकतवर लोगों का डेटा इकट्ठा करने में जुटी हुई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस जैसे लोगों से लेकर हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, जजेस, वकील, मीडिया के लोग सब इस लिस्ट में शामिल हैं। आप पूछेंगे जेनहुआ ये डेटा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके क्या करती है? ये डेटा चीन की सरकार से, वहां की इंटेलिजेंस से, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शेयर करती है। और चौंकाने वाली बात यह कि उनकी लिस्ट में भारत के 10,000 से ज्यादा लोग हैं, जिनमें राजनेता हैं, फौज के लोग हैं, जुडिशरी के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मीडिया के लोग हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात आपको बताऊं, इस लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोग हैं जो जाने माने अपराधी हैं और नारकोटिक्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। इस डेटा का इस्तेमाल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने, दंगे भड़काने और देश में बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए, बदनाम करने के लिए लगातार किया जा रहा है। चीन की जासूसी हमारे देश में अफवाहें फैलाने, फेक न्यूज़ फैलाने और लोगों की भावनाओं को भड़काने के काम आती हैं। चीन की जो कंपनी जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत के 10,000 से ज़्यादा लोगों और संगठनों की जासूसी करवा रही है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर चीन के शेंजेन में है। ये कंपनी जिन लोगों का डेटा इकट्ठा कर रही है, उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्र सरकार के ज्यादातर मंत्री, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन, शिवराज सिंह चौहान, त्रिवेंद्र रावत, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे समेत करीब 2 दर्जन मुख्यमंत्री हैं। 1.5 दर्जन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं। करीब 350 एमपीज के अलावा सोनिया गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्वर्गीय पी संगमा के परिवार का नाम इसमें शामिल है। जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ तीनों सेनाओं के चीफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 60 सर्विंग अफसरों के साथ 15 रिटायर्ड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ की जासूसी कर रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना खतरनाक है। देश में सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी बड़ी रिसर्च और प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, उन सब के हेड इस कंपनी की निगरानी में है, जासूसी की लिस्ट में है। आप सोच सकते हैं कि जासूसी का यह काम हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर हो रहा था। भारत की चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एम खानविलकर और सीएजी के प्रमुख जीसी मुर्मू पर भी चीनी कंपनी नजर रखती है। उद्योगपतियों में रतन टाटा और गौतम अडानी जैसे बड़े उद्योगपति शामिल हैं, जो इस कंपनी की जासूसी की लिस्ट में शामिल हैं। मीडिया के भी बहुत सारे नाम हैं। अब सवाल यह कि इन लोगों की जासूसी क्यों हो रही थी और जासूसी का तरीका क्या है? एक सवाल का जवाब तो बिल्कुल सीधा है। ये कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रही है, चीन की सरकार के साथ, चीन की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रही है। ये डेटा को एनालाइज करके चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट को देती है। जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का चीन की सरकार और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा रिश्ता है। अब ये बात तो समझ जाती है कि हमारे नेताओं, हमारी फौजी अफसरों के बारे में जानकारी का इस्तेमाल चीन कर सकता है, लेकिन सवाल है कि चीन हमारे देश की जुडिशरी के बड़े बड़े लोगों पर, जजेस पर, नेताओं के परिवारों पर, मुख्यमंत्रियों पर और उद्योगपतियों के बारे में, वकीलों के बारे में, मीडिया के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके क्या करेगा? मैं आपको बता दूं कि ये नया जमाना है। आजकल जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। इंफॉर्मेशन आजकल बहुत बड़ा हथियार है। चीन इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम देता रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है?
ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले ही बता दूं जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों का डेटा इकट्ठा कैसे करती है, क्या तरीका है इसका। जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डेटा इकट्ठा करती है उसके एनालिसिस के लिए चीन के 20 शहरों में इसके सेंटर्स हैं। ये कंपनी राजनीति, गवर्नमेंट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मीडिया और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को टारगेट बनाती है पूरी दुनिया में। टारगेट को साइबर वर्ल्ड में सर्च किया जाता है। वो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है या जहां भी इंटरनेट से जुड़ा है उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। वो शख्स सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है, क्या लाइक कर रहा है, लोग उसकी पोस्ट पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स की लिस्ट में कौन कौन है, कौन उसे फॉलो करता है और वो किसको फॉलो करता है, इन सारी बातों की लाइव लोकेशन ट्रैक की जाती है। हर मिनट उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने टारगेट के डिजिटल फुटप्रिंट पर नजर रखती है। इस डेटा के आधार पर कंपनी एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी तैयार करती है। इसकी जानकारी चीन की सरकार के साथ, चीन की इंटेलिजेंस के साथ शेयर की जाती है और फिर रणनीति बनाने में इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल चीन करता है। हाइब्रिड वॉर एक नए किस्म की लड़ाई है जिसे आम बोलचाल की भाषा में आप पर्दे के पीछे से युद्ध, छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं। हाइब्रिड वॉर में ट्रेडिशनल वॉर, साइबर वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर इनके साथ ब्लेंड किया जाता है, सबको मिला जुला दिया जाता है। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, इस वॉर के जरिए जनता की सोच को धीरे धीरे बदला जाता है। झूठी खबरें, अफवाहें फैलाई जाती हैं। हाइब्रिड वॉर के तहत फेक न्यूज, अफवाहें बड़े स्ट्रेटेजिकल तरीके से फैलाई जाती हैं। लगातार ऐसा करते रहने से आम जनता की सोच बदलने लगती है। लोगों की भावनाओं को बड़े साइंटिफिक तरीके से भड़काया जाता है। नेताओं को, ओपिनियन मेकर्स को, फौज को बदनाम किया जाता है। बड़ी साजिश होती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में ऐसा करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। इसीलिए इस डेटा वॉर पर, हाइब्रिड वॉर पर इतना ज्यादा एम्फेसिस है। ट्रेडिशनल वॉर हथियारों और आर्मी की ताकत के आधार पर लड़ी जाती है। इस तरह की लड़ाई में जान माल का नुकसान होता है। हाइब्रिड वॉर इससे बिल्कुल अलग है। इसके जरिए लगातार आम लोग की सोच पर चोट की जाती है। हाइब्रिड वॉर में मिलिट्री का इस्तेमाल किए बगैर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने पर, प्रभुत्व स्थापित करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हाइब्रिड वॉर के जरिए मिलिट्री और हथियारों का इस्तेमाल किए बिना दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाया जाता है या उन्हें प्रभावित किया जाता है। हाइब्रिड वॉर में नॉन मिलिट्री टूल्स का इस्तेमाल होता है। इन टूल्स को इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन, परसेप्शन मैनेजमेंट या प्रोपेगेंडा, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन यह है बहुत खतरनाक। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2006 में लेबनान में जब युद्ध हुआ था, हिजबुल्लाह ने एक खास रणनीति का सहारा लिया। हिजबुल्लाह ने गलत जानकारियों और तथ्यों को अपने हिसाब से पेश करके लोगों की विचारधारा पर असर डाला। वक्त के साथ हाइब्रिड वॉर में टेक्नोलॉजी जुड़ती गई और अब सोशल मीडिया की वजह से यह और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। हाइब्रिड वॉर का मुख्य हथियार साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चीन की जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुद को हाइब्रिड वॉर और चीन के कायाकल्प के लिए बिग डेटा का इस्तेमाल करने में खुद को फ्रंटलाइन कंपनी बताती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन अप्रैल 2018 में हुआ था। चीन में इस कंपनी के 20 प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। इस कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट में चीन की सरकार और चीन की फौज है। आज भारत के इंडियन एक्सप्रेस ने, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया के कई अखबारों ने इस कंपनी की कारगुजारी के बारे में डिटेल रिपोर्ट छापी है। हैरानी की बात है कि जब इन सब मीडिया कंपनीज ने जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सवालों की लिस्ट भेजी, उनसे कुछ प्रश्न पूछे, कंपनी की तरफ से हो रही जासूसी पर जवाब मांगा, तो जवाब मिलने का तो सवाल ही नहीं था। ये चाइनीज कंपनी है,
हुआ यह कि इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट का लिंक डाउन कर दिया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जब जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट की जब चेक की गई तो पता चला ये बंद हो गई है। चीन की कंपनी की जासूसी हमारे कानून के खिलाफ है। आईटी एक्ट 2000 में पर्सनल डेटा की जो डेफिनेशन बताई गई है उसके मुताबिक किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उपलब्ध हो और जिसके जरिए उस शख्स की पहचान संभव हो, ये पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आता है। अगर कोई कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को बिना उसकी इजाजत के इस्तेमाल करती है तो ये गैर कानूनी है और इसका सीधा मतलब है कि थर्ड पार्टी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की इजाजत के बगैर उसकी जियो लोकेशन किसी और के साथ शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन जेन्युइन डेटा इंफॉर्मेशन हमारे देश के 10,000 इंपॉर्टेंट लोगों पर, प्रभावशाली लोगों की जासूसी कर रही थी। इसलिए अब चाइनीज वेबसाइट्स और चाइनीज कंपनियों पर नजर रखने और इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग और तेज हो गई है। चीन के साथ हमें न सिर्फ ज़मीन पर, न सिर्फ हवा में, न सिर्फ समुंदर में, पर चीन के साथ हमें साइबर वर्ल्ड में भी, साइबर स्पेस में भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार ये स्पष्ट करे कि अब तक जो चीनी लोगों ने या कंपनियों ने या संगठनों ने जो डेटा या इंफॉर्मेशन कैप्चर किया है उससे ना किसी भारत के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की ऐसी कोई भी डेटा उन्होंने नहीं लिया है। चीन की यह साजिश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। चीन ने एक जबरदस्त ग्लोबल डेटाबेस तैयार किया है जिसका इस्तेमाल चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में कुल 2.4 मिलियन यानी 24 लाख इंपॉर्टेंट लोग, प्रभावशाली लोग ऐसे हैं जिन पर चीन की नजर है इस कंपनी के जरिए। उदाहरण बताता हूं आपको। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वहां के 35,000 लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया है। 52,000 अमेरिकन नागरिकों का डेटा कलेक्ट किया गया जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि जेनहुआ नाम की एजेंसी सीधे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्टेड है और वहां की इंटेलिजेंस के साथ सारी रिपोर्ट शेयर होती हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित कई देशों के बड़े बड़े नेताओं की निगरानी के सबूत मिले हैं। इस डेटा को इकट्ठा करने का क्या इरादा है, यह आपको इस बात से समझ आ जाएगा कि हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग इस डेटा कंपनी के रिकॉर्ड में हैं जो कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया से जुड़े हैं। जेनहुआ ने ऐसे बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा किया है जो फाइनेंशियल क्राइम में, करप्शन में, टेररिज्म में और नारकोटिक्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। ये वो लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं और चीन ऐसे लोगों का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ कर सकता है। एक तरफ चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर का फॉर्मूला अपना रहा है और दूसरी तरफ आप जानते हैं सरहद पर युद्ध जैसा माहौल बना रहा है। यानी चीन हर वो तरीका अपना रहा है जिससे भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। सरहद पर कैसे हालात हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। लाइव रिपोर्ट हम देखेंगे लद्दाख के एरिया से, लेह से। हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनवाना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी के हालात की तरफ इशारा किया। मुश्किल परिस्थितियों में देश की हिफाजत के लिए खड़े बहादुर जवानों का जिक्र किया और सभी राजनीतिक दलों से कहा वो कोई ऐसी बात न कहें जिससे हमारे जांबाज जवानों के मोरल पर असर पड़े। पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बहादुर सैनिकों को याद किया, उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरी संसद, पूरा देश सेना के साथ बर्फीली चोटियों पर डटे जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं,
बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री की ये बात तो सही है कि सीने को चीरने वाली बर्फीली हवाओं के बीच कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में, ठंड में हमारे जवान दिन रात देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। बड़ी बात है कि इस बार हमारी फौज की पोजीशन मजबूत है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर हमारे जवान तैनात हैं, उनका डोमिनेशन है, इसलिए चीन बौखलाया हुआ है, परेशान है। पिछले 5 महीने से ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच टकराव जारी है। पिछले 2 हफ्ते से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और ज्यादा टेंशन है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और अमित पालित दोनों इस वक्त लेह लद्दाख में हैं। मनीष और अमित दोनों ने इस बात को कंफर्म किया कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच की दूरी महज 200 से 300 मीटर की है, बिल्कुल आमने सामने। अगर हालात नहीं संभलते, अगर हालात नहीं बदलते, तो फिर लिमिटेड वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हमारे रिपोर्टर्स का कहना है कि इस बार 29 और 30 अगस्त की रात में हुए इंडियन आर्मी के ऑपरेशन के बाद से चीन विचलित है, परेशान है, क्योंकि हमारी फौज ने कई ऐसी जगहों पर पोस्ट बना ली है जो थी तो हमारे इलाके में, लेकिन वहां पर पहले हमारी सेना का मूवमेंट नहीं होता था। अब हमारे जवान इन पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं, बाकायदा पोस्ट बना ली गई हैं और इससे चीन परेशान है और रोज धमकियां दे रहा है। हालांकि चीन की धमकी का कोई असर न तो हमारी सरकार पर है, न हमारी फौज पर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड बेस पर, एलएसी की पोस्ट पर चौकसी जबरदस्त है। चीन की हर हरकत पर आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है। एयरफोर्स भी किसी तरह के मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। Su-30 MKI की गर्जना आप सुन रहे हैं। लद्दाख के आसमान में रोजाना की तरह आज भी हमारे ये फाइटर जेट्स कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। दिन हो या रात हो, 24 घंटे इंडियन एयरफोर्स के विमान यहाँ पर लद्दाख के आसमान में कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। Su-30 MKIs को आप देख रहे हैं, ये पेयर में, यानी कि 2 Su-30 MKIs यहाँ पर आज सुबह कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि जब वो फॉर्मेशन में जाते हैं कहीं पर अटैक करने के लिए 2 या 3 का ही फॉर्मेशन बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दें आपको, मिराज 2000 ने भी आज सुबह यहाँ पर सॉर्टीज की थी और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अगर चीन के साथ लड़ाई होती है तो ऐसे में जो एयरफोर्स की भूमिका बहुत अहम होगी और खास तौर पे नाइट ड्रिल्स जो यहां पर की जाती है, क्योंकि अगर रात को लड़ाई छिड़ जाती है तो ऐसे में जो एयरफोर्स के विमान है वो रात के अंधेरे में भी चीन के बेसिस को निशाना बना सकते हैं। आपको बताएं कि हो सकता है कि इस वीक फिर से कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी, लेकिन अभी तक जितनी बातचीत हुई है, चाहे वो मिलिट्री लेवल की हो, डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, वो बातचीत बेनतीजा रही है। कोई इसमें ठोस बात निकल कर सामने नहीं आई है, क्योंकि जमीन पर अभी भी चीन अपने इलाकों में डटा हुआ है और भारत चाहता है कि वो अप्रैल 2020 के स्टेटस को यहां पर मेंटेन करे। आज की बात में मैंने आपको इंडियन आर्मी के उस ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बताया था, जिसके बाद हमारे सैनिक लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर काबिज हो चुके हैं। उनका डोमिनेंस है, खासकर पैगोंग सो के फिंगर 4 में
ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात हैं और चीन वहां नीचे की तरफ है, यानी चीन की मूवमेंट पर इंडियन आर्मी आसानी से नजर रख सकती है। आज हमारे रिपोर्टर्स अमित पालित और मनीष प्रसाद ने आर्मी के इस अचीवमेंट के बारे में डिटेल में समझाया, क्योंकि इतनी ऊंची चोटियों पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। रिपोर्टर्स ने बताया कि अब हमारी आर्मी इन हिल टॉप्स पर 1962 से पहले वाली पोजीशन पर आ चुकी है, यानी 58 साल पहले जिस तरह हमारे जवान की पेट्रोलिंग होती थी, मूवमेंट अब उससे बेहतर है। चीन अब बौखलाहट से जूझ रहा है और उसकी वजह साफ यही है कि जिस ऊंचाई पर 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त भारतीय सेना मौजूद है, कैलाश श्रृंखला के पर्वतों पर, आपको बता दें कि इससे पहले 29 और 30 अगस्त को जब ये कारनामा हुआ, ये बड़ा ऑपरेशन हुआ, तब जाके लोगों को समझ में आया और लोगों ने इस बात को माना कि ये जो इलाका है या फिर ये जो पर्वत श्रृंखला है कैलाश का ही हिस्सा है, चाहे वो गुरुंग हिल हो, मागर हिल हो, मुखपरी हो या फिर रचिनला हो, क्योंकि लोग भूल चुके थे 1962 के बाद से इस जगह पर कोई पेट्रोलिंग नहीं होती थी और पेट्रोलिंग ना होने की वजह से लोग भूल चुके थे कि ये जो श्रृंखला है इसके नाम को वो सिर्फ गुरुंग हिल या फिर मागर हिल बोलते थे, जबकि ये कैलाश का ही हिस्सा था। और ये बताता है कि जो कैलाश का जो इलाका है वो भारत का हिस्सा है, तिब्बत में वो पड़ता है, लेकिन चीन के कब्जे की वजह से अब वो भारत का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन एक बार फिर से जब 29 और 30 अगस्त की रात को ऑपरेशन हुआ, जब लोग टेबल पर बैठे, जब मैप को देखा गया, तब लोगों को समझ में आया कि ये जो ये पूरा का पूरा जो इलाका है दरअसल कैलाश श्रृंखला का हिस्सा है। 60 से 70 किलोमीटर का आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कैलाश श्रृंखला का हिस्सा है वो एक बार फिर से भारत के अधिकार में है। और भारत के अधिकार में होने के साथ साथ अब चीन के लिए दिक्कत यह है कि अगर भारत इसी श्रृंखला के आगे जो पहाड़ियां हैं उनको अगर अपने अधिकार में लेना शुरू करता है तो फिर एक ऐसा वक्त आ सकता है भविष्य में जब हो सकता है कि डेमचौक से एक बार फिर से हम चीन को बता सकें कि इस रूट को खोला जाए हमारे यात्रियों के लिए। ये एंशिएंट कैलाश रेंजेस है, यानी अगर रेफरेंस के तौर पे इन चोटियों को आप देखेंगे तो इससे आइडिया लगेगा कि मगर हिल, गुरुंग हिल, उसके बाद जो मेन स्पांगुर गैप के पास यहाँ पे जहां पर चाइनीज पीएलए का अपना मोल्डो गैरिसन है उसके साथ में लगा हुआ स्पांगुर गैप, रेचिनला जिसे वो रकिनला कहता है, और हुनैन कोस्ट। दरअसल ये पूरी रेंज चाइनीज पीएलए के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल था और इसीलिए कैलाश रेंजेस पर डोमिनेट करने के बाद इस समय चाइनीज पीएलए सबसे ज्यादा परेशान है और ये ओल्डेस्ट रूट होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक तौर पर भारतीय सेना के लिए रणनीतिक जीत भी है। हमारी सेना और एयरफोर्स तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन एलएसी पर टेंशन एस्केलेट करने के लिए चीन की प्रोपेगेंडा मशीन भी पूरी तरह एक्टिव है। चाइनीज एजेंसियों की तरफ से रोज चीनी फौज के नए नए वीडियोस जारी किए जाते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस वक्त चीन की सेना तिब्बत में लाइव फायर ड्रिल्स कर रही है। तिब्बत में जंग का सामान इकट्ठा हो चुका है। पिछले 24 घंटे से चीन के जिस वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें पीएलए के जवान पैरा ड्रॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। चीन का कहना है कि तिब्बत में जरूरत पड़ने पर पैरा ड्रॉपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेशल फोर्स के कमांडो भेजे जाएंगे। ये वो कमांडो हैं जो 4000 मीटर की ऊंचाई से जंप कर सकते हैं। हालांकि वीडियो में जो जवान दिखाई दे रहे हैं वो पैराशूट लेकर धान के खेतों में उतरते दिखाई दे रहे हैं। ये बात सही है कि चीन ने एलएसी के पास 50,000 सैनिकों को तैनात किया है। चीन के टैंक्स, आर्टिलरी गन, कॉम्बैट व्हीकल्स एलएसी पर मौजूद हैं। लेकिन यह भी सच है कि माउंटेन वॉरफेयर में इंडियन आर्मी का कोई मुकाबला नहीं। पूरी दुनिया जानती है और चीन भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो लगातार ऐसे वीडियो रिलीज करता है जिसमें उसके जवान कभी टैंक्स, कभी रॉकेट लॉन्चर्स को एक्टिवेट करते नजर आते हैं। लेकिन इन सारे वीडियोस को लेकर रिटायर्ड डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा, जिस ऊंचाई से छलांग लगाने का दावा चीनी फौज कर रही है, हमारे जवानों ने पहली बार 1988 में ही उतनी ऊंचाई से छलांग लगाई थी। इसलिए चीन की इस तरह की हवाबाजी काम नहीं आएगी। वीडियो ट्वीट देखा जिसमें पीएलए ट्रूप्स, चाइना के पैराट्रूपर्स जो हैं वो 4000 मीटर भी जंप कर रहे हैं। उनको दिखाया इक्विपमेंट पहनते हुए जंप करते हुए 4000 मीटर से।
4000 मीटर, लगभग 13,500 फीट हो गया, और वो आके लैंड करते हैं एक राइस फील्ड में बड़े आराम से। तो ये तो चाइना हमें जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, ये उसकी 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है। और हमने 13 सितंबर 1988 बिल्कुल 32 साल पहले हमने एक जंप किया था, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टैक्टिकल ड्रॉप है, जो माना जाता है, टैक्टिकल ड्रॉप माना जाता है। उसमें हम 160 आदमी थे, मैं भी उसमें था। हमने जंप किया था मोरे प्लेस में, वो उखी मनाली रोड पर है, लद्दाख में, लांगला के बेस पर है वो। तो वहां हमने जंप किया था पूरे रोड, कम्बैट रोड्स के साथ। ये 15,000 फीट प्लस है, 5,000 मीटर प्लस है ये ड्रॉप जोन जो है। और हमने 2 वहां पर जीप्स, RCS जीप MG की थी, 2 गन्स थी, और 160 हम पूरी कंपनी ग्रुप था, जवान थे और ऑफिसर्स थे। तो ये जो चाइना हमें दिखा रहा है, जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है हमारे अगेंस्ट, इसको पता होना चाहिए कि हम ये बहुत पहले कर चुके हैं ये, और ये हम हर साल करते हैं। जो जंप्स है हमारे पैराट्रूपिंग जंप्स हैं, एयरबोर्न एक्सपीरियंस हैं, हम हर साल लद्दाख में करते हैं, रेगुलरली करते हैं, और पिछले 32 साल से रेगुलरली कर रहे हैं। असल में अब तक चीन हाइब्रिड वॉर के जरिए वीडियो जारी करके, बयानबाजी करके, टेंशन क्रिएट करके भारत पर प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाता था। लेकिन अब उसकी ये चाल काम नहीं आ रही, क्योंकि भारत में एक डिसाइसिव लीडरशिप है। इसलिए चीन परेशान है। चीन के पास सैनिकों की संख्या तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे के सैनिकों जैसा साहस और शौर्य उनके पास नहीं है, वीरता और बहादुरी उनके पास नहीं है। चीन दबाव बढ़ाने के लिए LAC पर टैंक तो ले आया, जंगी जहाज तैनात कर दिए, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया है। हमारी तरफ से भी हथियारों की उतनी ही तैनाती है जितनी चीन की है। एक एरिया ऐसा है जिसमें अब तक हम पीछे रह जाते थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। 70 साल तक इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। भारत के इलाके में न तो सड़कें थी, न ब्रिज थे, न टनल थी, जिससे हमारी फौज की मूवमेंट में दिक्कत होती थी। हम लड़ाई में कमजोर पड़ सकते थे। लेकिन पिछले 6 साल में इस पर बहुत ध्यान दिया गया। तेजी से रोड बनी है। दुनिया में सबसे ऊंचा 9 किलोमीटर पर एक सुरंग बनकर तैयार है। 9 किलोमीटर की सुरंग जिसका नाम है अटल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद अटल टनल का जायजा लेने पहुंचे। आप तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। ये तकनीक का कमाल है। मनीष ने बताया कि मनी लेह रूट पर कुल्लू का लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी यह टनल अब पूरी तरह तैयार है। रोहतांग पास पर बनी यह टनल आर्मी के मूवमेंट के लिए बेहद काम आएगी, क्योंकि पहले जिस डिस्टेंस को पूरा करने में 3.5 घंटे से 4 घंटे तक का वक्त लग जाता था, वो 40 किलोमीटर का सफर अब कुछ मिनटों में कवर हो जाएगा। यानी अब आर्मी के जवानों को घूम कर नहीं जाना पड़ेगा। कॉन्वॉय मूवमेंट, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स इस सुरंग के जरिए सीधे लद्दाख पहुंच जाएंगे चीनी सेना के सामने। हम आपको अटल टनल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक सामने आप देखें तो ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यहाँ पर फोन लगाए गए हैं, ताकि अगर SOS या फिर इमरजेंसी आती है तो इन फोन का इस्तेमाल किया जा सके। उसके साथ साथ यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर हर 10 से 15 मीटर पर लगाया गया है। वजह यह है कि अगर इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर यहाँ पर आग लगती है, कोई एक्सीडेंट लगता है, या फिर प्लान B के तहत इसका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं एस्केप रूट के तौर पर हर 500 मीटर पर एक एस्केप टनल है। मनीष प्रसाद ने बताया कि पहले एवलांच और भारी बर्फबारी की वजह से रोड का जो हिस्सा 6 महीने के लिए ब्लॉक हो जाता था, जहां मूवमेंट पूरी तरह रुक जाती थी, अटल टनल के बन जाने से ऐसा नहीं होगा। किसी भी मौसम में, किसी भी सिचुएशन में हमारे जवान मनाली लेह रूट पर बिना किसी रुकावट के मूवमेंट कर सकेंगे।
ये पूरा स्ट्रेच जो कि कुल्लू से लाहौल स्पीति को जोड़ता है और फिर आगे चल के यही एरिया सीधा लद्दाख की तरफ जाता है। दरअसल साल के 6 महीने यहाँ पर भारी बर्फबारी होती थी और उसके साथ साथ 13 ऐसे मेन एरिया से 40 किलोमीटर के स्ट्रेच पे जहाँ पे एवलांच प्रोन एरिया था। इसी वजह से ये पूरा रास्ता ब्लॉक होता था और भारतीय सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक लंबा रास्ता करीबन 80 किलोमीटर दूर से आना पड़ता था। लेकिन अब 40 किलोमीटर का ये रास्ता महज 9.02 किलोमीटर में तब्दील हो गया है और ये एक तरीके से सिविल लोगों के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए ये गेम चेंजर है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमेशा वी हैव टू फोरसी दोज इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इस टनल में पूरा 9.02 किलोमीटर में एक एस्केप रूट भी है। जैसे कि सपोज अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ यहाँ कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है, तो हर 500 मीटर्स पे एक आपको ऐसी एक्सेस मिलेगी जिस एक्सेस से आप नीचे जो सेफ पैसेज है जिसको हम EET बोलते हैं उसमें पीपल को हम लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं और नेक्स्ट 500 मीटर्स पे जहाँ पे जब वो एक्सीडेंट के नेक्स्ट 500 मीटर्स पे वी कैन कम ऑन द टॉप ऑफ द रोड। 9.02 किलोमीटर पे हर 500 मीटर पे ये एक टनल का रूट है ताकि आप एस्केप टनल के जरिए सुरक्षित रहें। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा। ये हर 500 मीटर पे एक्सेस है और अगर कोई फायर एक्सीडेंट होता भी है तो उस फायर एक्सीडेंट से निपटने के लिए हर 60 मीटर्स पे इसमें फायर हाइडेंट्स भी हैं, स्प्रिंकलर्स भी हैं, फायर रेटेड डैम्पर्स भी हैं। अटल टनल के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद शर्मा जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, जिस एस्केप टनल के बारे में बता रहे हैं, मनीष प्रसाद उसके अंदर भी गए। मनीष ने बताया कि टनल की नई टेक्नोलॉजी को कमाल के है और हर फैक्टर का बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। ये विश्व की सबसे ऊंची हाईवे टनल है। 10,400 फीट की हाइट पर इसे तैयार किया गया। हम जिस जगह पर हैं वो एस्केप टनल है। दरअसल ठीक ऊपर अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो हर 500 मीटर पे एस्केप टनल का रूट तैयार किया गया है और इसी टनल के जरिए आसानी से कोई भी व्यक्ति सुरक्षित दूसरी जगह निकल सकता है ताकि वो इमरजेंसी कॉरिडोर जो है उसको पूरी तरीके से वो अवॉइड करते हुए आगे जाए। आप ठीक सामने देखें तो ये टनल अब बनकर तैयार हो गई है और यही वजह है कि जल्द ही आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन हर एक पैरामीटर का इसमें ख्याल रखा गया है। ये फायर एक्सटिंग्विशर हाइड्रेटेड पाइप है, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का ध्यान रखा गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि यहां पर किसी को भी सफोकेशन ना हो। इसीलिए फर्स्ट एड की सुविधाओं के साथ जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उसके साथ साथ जो यहां के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे वो यहां पर मौजूद होंगे। तो हमारा एस्केप टनल है ये एक प्रेशराइज चैम्बर के जैसे होगा। जैसे सपोज अगर ऊपर कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो इसको इसीलिए प्रेशराइज रखा जाएगा ताकि जो ऊपर का धुआं है वो अगर हम डोर खोल के जो जनता इसके अंदर आएगी एस्केप होने के लिए तो कि वो धुआं इसके अंदर एंटर ना कर सके। और प्लस एवरी 150 मीटर्स पे हमने इसमें SOS फोन्स भी दे रखे हैं। और जैसा कि आप देखेंगे ये ऑल्टीट्यूड तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल तो है ही, उसके साथ साथ आप यहाँ पे महसूस भी कर रहे होंगे यहाँ पे कि विंड ड्राफ्ट भी काफ़ी तेज़ है। इवन के विंड चिल फैक्टर यहाँ पे इतना हो जाता है कि विंटर्स में अगर आप बाहर का टेम्परेचर -10 है तो अंदर आपको -20 मिलेगा। तो विंड चिल फैक्टर से भी यहाँ पे बेसिकली जो फ्लो ऑफ एयर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो उसमें कोई हमें ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अटल टनल तकनीक का एक नमूना है, एक मिसाल है और ये नरेंद्र मोदी की श्रद्धांजलि है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। इसीलिए इसका नाम अटल टनल रखा गया है। जैसे अटल जी अटल थे, ये टनल भी कमाल की है। और सिर्फ अटल टनल नहीं, मेरी जानकारी है कि पिछले कुछ वक्त में लेह लद्दाख में LAC के आसपास के इलाकों में स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने के 71 प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम चल रहा है। 71 प्रोजेक्ट्स, इनमें से 61 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो गया है। पिछले 3 महीने के दौरान काम बहुत तेजी से हुआ। ज्यादातर सड़कों और पुलों को बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। अटल टनल तो हमने आपको दिखाई कैसे बनकर तैयार है, कैसे इसमें एस्केप रूट्स है। इसके साथ साथ NDP रोड का काम भी 90% पूरा हो गया है। जब ये रोड बन जाएगी तो मनाली से लेह तक पहुंचने में सिर्फ 6 से 7 घंटे वक्त लगेगा। अभी 12 से 14 घंटे लगते हैं। सरहद के आसपास के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने का सेना को कितना फायदा मिलता है ये तो साफ दिखाई दे रहा है। चीन को जवाब देने के लिए जवानों की तैनाती हो चुकी है
हथियारों को सरहद पर पहुंचाया जा चुका है। चीन की परेशानी की, चीन की बौखलाहट की ये बड़ी वजह है। अब मैं आपको बताऊंगा उस आईपीएस अफसर के बारे में जिस पर रिश्वत न देने पर व्यापारी की हत्या करवाने का इल्जाम है। हैरान करने वाली खबर है, इसकी डिटेल्स आपको दूं इससे पहले। दिल्ली दंगों के केस में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को आज अदालत ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 11 घंटे पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार किया था। उमर की गिरफ्तारी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत की गई है। उमर खालिद पर दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश रचने का इल्जाम है। आज अदालत में दिल्ली पुलिस ने कहा उमर खालिद के खिलाफ बहुत सारे डिजिटल सबूत हैं, उसके भड़काऊ भाषणों के रिकॉर्डिंग्स हैं, दिल्ली दंगों के दूसरे आरोपी के साथ उमर खालिद की फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। पुलिस के मुताबिक उमर खालिद का जो फोन पुलिस ने सीज किया उसमें 40 GB डेटा है, उसका डिटेल हासिल करना अभी बाकी है। जो दूसरे डिजिटल सबूत मिले हैं उन सबको वेरीफाई करना है, उनके बारे में इंक्वायरी करनी है। इसलिए उमर खालिद को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने पुलिस की दलील को मंजूर कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमर खालिद ने कई जगहों पर भड़काने वाले भाषण दिए थे। अपने भाषण में उसने लोगों से अपील की थी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो वो हर उस सड़क को ब्लॉक करें जहां से ट्रंप का काफिला गुजरेगा। लोगों से कहा था ऐसा करने से इंटरनेशनल लेवल पर इस बात का पता चलेगा कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ कितना जुल्म होता है। पुलिस के मुताबिक पिंजरा तोड़ संगठन की जिन 3 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि उमर खालिद ने उन्हें दंगे के लिए उकसाया और भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया। इस बयान ने उमर खालिद की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उमर खालिद और उसके साथियों ने जो साजिश रची उसी के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई घरों में हथियार, पेट्रोल बम्स, एसिड बॉटल्स, गुलेल और पत्थर बड़ी मात्रा में जमा किए गए। इन दंगों में आपको याद होगा 53 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल और आईबी के अफसर अंकित शर्मा की भी मौत हुई थी, जबकि डीसीपी समेत कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे। उमर खालिद की गिरफ्तारी और पुलिस की तरफ से किए गए खुलासे इस बात को साबित करते हैं कि कुछ वामपंथी दल, कुछ इस्लामी संगठनों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे के वक्त दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली का दंगा उसी साजिश का हिस्सा था। जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा होने वाला था उस वक्त देश में एनआरसी को लेकर माहौल बनाया गया था, धरने किए गए, प्रदर्शन शुरू किए गए, शाहीन बाग का मूवमेंट चला और इसके बाद दिल्ली में दंगे के हालात बने। मतलब जो साजिश एनआरसी के प्रदर्शन के वक्त में शुरू हुई थी वो दिल्ली के दंगों के रूप में अपने अंजाम तक पहुंची। और अब आपको बताता हूं मैं उत्तर प्रदेश के महोबा से आई एक हैरान करने वाली खबर जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले किया था। परेशान करने वाली खबर है। एक सीनियर आईपीएस पर रिश्वत न देने पर एक व्यापारी की हत्या करने का इल्जाम लगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस अफसर को सस्पेंड कर दिया है, जांच शुरू कर दी है, लेकिन जो रिपोर्ट आई वो हैरान करने वाली है। कानपुर में महोबा के कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। महोबा के एसपी पर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करवाने का इल्जाम है। असल में जिस दिन इस व्यापारी को गोली मारी गई उसी दिन इंद्रकांत त्रिपाठी ने एक वीडियो शेयर करके महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार पर रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटे बाद कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी हाईवे पर अपनी कार में गंभीर हालत में पाए गए थे। इंद्रकांत त्रिपाठी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। गोली उनके गले को चीरते हुए निकल गई। 6 दिन इलाज कराने के बाद कल इंद्रकांत त्रिपाठी ने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो। अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है।
मेरे जिले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा। और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहां से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। और इसके बाद इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो गई। ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इंद्रकांत त्रिपाठी ने इस वीडियो में कहा था वो 3 सितंबर को एसपी मणिलाल पाटीदार से मिला था। उस दिन एसपी ने 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख रुपए की रिश्वत देने को कहा था। इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो में कहा है उसने जब एसपी को पैसे न होने की बात कही तब एसपी ने उस पर फर्जी केस लगाने की धमकी दी थी। माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया उनके कार्यालय में और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया मानवर, मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूं। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूं। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। इंद्रकांत त्रिपाठी की आज मौत हो गई। इस घटना से महोबा में जबरदस्त तनाव है। महोबा में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। महोबा के व्यापारियों ने आज पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंद्रकांत के परिवार वालों का कहना है कि महोबा के एसपी इंद्रकांत को कई दिन से परेशान कर रहे थे। इंद्रकांत ने हर लेवल पर शिकायत की, लेकिन वक्त पर एक्शन नहीं हुआ। इनको गोली जो है मारी गई है, ये गाड़ी में जो है अकेले डले हुए पाए। जब जो वहाँ लोग बागों ने देखा तो तुरंत उनके मित्र वगैरह जो उठा के यहाँ ले आए महोबा अस्पताल में। विवाद ये 2 दिन पहले अभी जो है 1-2 वायरल हुआ है वीडियो, उसमें इन्होंने लिख के बताया था कि साहब जो है सुरेश सोनी, ब्रह्मदत्त, बीडी महाराज और जो कुछ एसपी साहब से जैसा जो कुछ हुआ वो इनका वही मामला चल रहा था। इन्होंने ये भी डाला था कि मेरी आत्महत्या होगी जो साहब इन्हीं के द्वारा होगी। जी, यही सुरेश सोनी और बीडी महाराज और जो है कप्तान साहब। अगर वक्त रहते कार्रवाई हुई होती तो शायद इंद्रकांत की हत्या न होती। कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी का परिवार पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इंद्रकांत के रिश्तेदार ने बताया कि उनके 10 से और 12 साल के बच्चे हैं जो पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गए। मेरा भाई इंद्रकांत त्रिपाठी दिनांक 8/9/2020 को कबरई बांदा राजमार्ग में खोड़े के पास गाड़ी में घायल अवस्था में मिला था। राहगीरों द्वारा जानकारी होने पर लोग बागों द्वारा इनको जो है महोबा लिए जा रहे थे। हमको भी सूचना प्राप्त हुई, हम भी पहुँचे। महोबा में जो है इलाज कराया गया। इलाज के दौरान वहाँ कोई लाभ होने की उम्मीद नहीं, तो उन्हें कानपुर एजेंसी के लिए रेफर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ न्याय मिले और सब ये गिरफ्तार किए जाएँ। बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल का बच्चा है और एक बच्ची है 12-13 साल की। अब मैं आपको बताता हूँ ये मणिलाल पाटीदार हैं कौन। 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं। 5 दिन पहले तक महोबा के एसपी थे। व्यापारी का वीडियो सामने आने के बाद मणिलाल पाटीदार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। एसपी सहित 4 लोगों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ। मामले में आरोपी सभी पुलिस वालों के खिलाफ करप्शन का केस भी दर्ज किया गया है।
लेकिन व्यापारी की मौत के बाद यूपी में सियासत शुरू हो गई। इस वारदात के बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमला और तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल की नेता, इन दोनों ने आज महोबा जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें महोबा जाने से पहले हिरासत में ले लिया। प्रयागराज के डीजी ने बताया कि व्यापारी की मौत के बाद अब सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर साक्ष्य दिए हैं, जिसको आईओ के द्वारा नोट कर लिया गया है। उनके वीडियो के अंतर्गत बयान लिए गए हैं और विवेचना अभी इसमें जारी है। अभी जो पूर्व एसपी हैं वो अभी अवेलेबल हो नहीं पाए हैं। अन्य जो कर्मचारी अधिकारी हैं जिनका भी इस पे नाम जुड़े हुए हैं, वो सभी से पूछताछ जारी है। उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं कि वो यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी बात बताएंगे। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है। विवेचक हमारे इसमें सीओ सिटी हैं और जो भी इसमें विवेचना में तथ्य आएंगे या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का एविडेंस देगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 307 से 302 में ऑल्टर हो जाएगा, क्योंकि उनकी अभी मौत हो चुकी है। तो इसमें जो पहले अटेम्प्ट टू मर्डर का था, अब वो अपने आप ही 302 में मर्डर की धाराओं में उसको तरमीम किया जा रहा है। ऐसी एक भी घटना पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को शर्मसार करती है। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसर के खिलाफ करप्शन का, रिश्वत मांगने का ये पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले कानपुर में जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त भी कानपुर में तैनात एक बड़े अफसर पर विकास दुबे की मदद के इल्जाम लगे थे। कुछ दिन पहले प्रयागराज में भी एसएसपी अभिषेक दीक्षित को करप्शन के केस में सस्पेंड किया गया है। और महोबा में तो हद हो गई। महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार ने तो रिश्वत का पैसा न देने पर हत्या कराने की साफ साफ धमकी दी थी। इसका वीडियो सामने आ चुका था और फिर भी व्यापारी की हत्या हो गई। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर फोर्स के अंदर ऐसे करप्ट अफसर होंगे तो लोग पुलिस पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि सारी फोर्स ऐसी है। फोर्स में ज्यादातर अफसर ईमानदार हैं, बहादुर हैं, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। योगी आदित्यनाथ को इन अफसरों के खिलाफ एक्शन तो लेना ही है, लेकिन ऐसे दूसरे अफसरों की पहचान भी करनी होगी और उन्हें उनकी सही जगह भेजना होगा जो भ्रष्ट हैं, जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना के संकट के बीच आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ। इस दौरान क्या क्या प्रिकॉशन लिए गए, कितने एमपीज कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए। कोरोना महामारी के बीच आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ। 359 एमपीज इसमें शामिल हुए। कोरोना का संकट है तो पार्लियामेंट के काम करने के तरीके में बदलाव किए गए हैं। पार्लियामेंट में जाने वाले हर शख्स को मास्क पहनना जरूरी है। हाउस में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। सांसदों की कुर्सियों के बीच पॉलीकार्बन शीट्स लगाई गई हैं। सिर्फ उन लोगों को एंट्री की इजाजत है जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। संसद सत्र शुरू होने से पहले सांसदों का और संसद के कर्मचारियों समेत 4000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया और जांच में लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 9 एमपीज कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सांसदों में मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े, प्रवेश वर्मा, नरेंद्र राठवा और दीपेश सिंह हुड्डा शामिल है। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जिन एमपीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें शायद मालूम ही नहीं था कि वो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि बीमारी है ही ऐसी। इसमें इन्फेक्टेड व्यक्ति को भी इसका पता नहीं चलता, सिम्टम्स नहीं होते। इसलिए जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, कोरोना के शिकार लोगों की फिगर्स भी बढ़ती जा रही हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाकर घर से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हर थोड़ी देर बाद 20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोएं। मध्य प्रदेश के धार से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। तेज बारिश की वजह से उफनती नदी में 3 कारें बह गई। मध्य प्रदेश के धार जिले से बारिश की वजह से नदी में अचानक आई बाढ़ तबाही का कारण बन गई। अजनार नदी के पानी में 3 कारें फंस गई। धार जिले में लोग 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए झरने का पानी देखने आए।
कल शाम टूरिस्ट पुल पर गाड़ियां खड़ी करके प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ ले रहे थे। अचानक अजनार नदी का वाटर लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ा और पानी इतना ज्यादा था कि पुल के ऊपर तक आ गया। पुल पर टूरिस्ट की 3 कारें खड़ी थी जो पानी के साथ बहने लगी। 3 में से 2 कारें तो कुछ दूर तक जाकर अटक गई, लेकिन एक कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। गनीमत ये थी कि इन कारों में कोई बैठा नहीं था। कोई भी नहीं। अब वक्त है आज की स्पेशल रिपोर्ट का।